मैं मोहर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना, इतिहास विषय व्याख्याता। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है रेनेसा या पुनर्जागरण। ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट थर्ड ईयर बीए तृतीय वर्ष का टॉपिक है। इसके साथ ये कंपटीशन के एग्ज़ाम RS IS मेंस के सिलेबस में भी है और स्कूल व्याख्याता में भी काम में आता है। स्कूल व्याख्याता का उस सिलेबस में इसको दे रखा है, तो तीनों दृष्टियों से ही हम इसका अध्ययन करेंगे कि रेनेसा को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे रेनेसा है क्या। ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द ने किस तरह से अर्थ ग्रहण किया और रेनेसा का अर्थ क्या है, रेनेसा ने कहाँ से प्रेरणा ली, इसका उदय इटली में ही क्यों हुआ, इसका इटली और यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके परिणाम क्या निकले, ये सारी इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रेनेसा रेनेसा जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रेनेसा का मतलब क्या है। तो रेनेसा किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, और इसका अर्थ है फिर से जागना। रेनेसा शब्द का अर्थ क्या है? फिर से जागना। फिर से जागना मतलब किससे? इसका मतलब हम पहले कहीं सोए हुए थे, उससे हम दोबारा जागे। तो पहले सोए हुए, इसका मतलब ये एक काल है जो दो कालों को जोड़ता है। एक जो प्राचीन ग्रीक रोमन सभ्यता का काल है और जो मध्यकाल सामंतवादी काल है, अंधकार, उसके बाद में जो काल आया उसे हमने रेनेसा कहा। ये इसका मतलब ये है कि रेनेसा जो अंधकार का काल था उसे वापस हम मानववादी विचारधारा से जो प्रेरित रोमन ग्रीक साहित्य कला थी वहाँ से प्रेरणा लेकर फिर हम आधुनिकता की तरफ बढ़े, उसे हमने पुनर्जागरण या रेनेसा कहा। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल, रेनेसा शब्द का पहली बार इस्तेमाल बेसारी ने किया था। बेसारी ने इस शब्द का इस्तेमाल जो 14वीं से 16वीं सदी में स्थापत्य कला और मूर्ति कला में जो परिवर्तन हुए उनके लिए इस्तेमाल किया था। ये इटालियन विद्वान थे। बाद में इस शब्द को व्यापक अर्थ देते हुए डिड्रो ने 18वीं सदी में रेनेसा शब्द का इस्तेमाल स्थापत्य के साथ साथ साहित्य में जो परिवर्तन हुए उनके लिए भी किया और इसका प्रयोग अपने विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड में उल्लेख भी किया। इसके बाद इसका समग्र अर्थ 19वीं सदी में रॉबर्ट एयर ग्रोन्स ने इस्तेमाल किया। किस संदर्भ में? मध्यकाल से आधुनिक काल में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें उन्होंने रेनेसा कहा, जैसे सामंतवादी व्यवस्था का पतन, प्राचीन साहित्य के प्रति रुचि, भौगोलिक खोजें, बारूद और कुतुबनुमा का आविष्कार, पूंजीवाद का विकास आदि। तो ये था रेनेसा या पुनर्जागरण शब्द। अब जो ये रेनेसा जो पुनर्जागरण है इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें मुख्य बातें किस पर जोर दिया जाता था? तो जो रेनेसा है या पुनर्जागरण जो काल है उसका जो समय माना जाता है वो मुख्य रूप से 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच माना जाता है और इस काल में इसके 3 चरण माने जाते हैं। 13 से 1400 ईस्वी तक आरंभिक चरण, 1400 से 1500 तक मध्यवर्ती चरण और 1500 से 1600 तक अंतिम चरण। इस काल में ये जो पुनर्जागरण इसका स्वरूप बदलता रहा। इसमें निम्न विशेषताओं का समावेश हुआ, जिसमें मुख्य रूप से इसमें पुनर्जागरण काल में जो मध्यकाल में धर्म पर जोर दिया जाता था उसकी जगह मानव की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया, आध्यात्मिकता की जगह भौतिकवाद पर जोर दिया गया।
विश्वास की जगह तर्क पर जोर दिया गया। यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण सबसे पहले 1110 से 1140 के बीच पीटर अबलाइड ने भी किया। उन्होंने कहा तब तक किसी सिद्धांत पर विश्वास मत करो जब तक वो तर्क से सिद्ध नहीं हो जाए, चाहे वो ईश्वर ने ही कहा हो। तो इस प्रकार विज्ञानवाद का विकास इस काल में हुआ। कला के क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास हुआ, जो यथार्थवादी नवीन शैली थी। उससे पहले जो ब्रोक शैली थी, जो धर्म प्रधान थी, ये भौतिकवादी प्रधान शैली थी, यथार्थवादी शैली थी। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण, जांच और सिद्धांत पर जोर दिया गया। मतलब प्राग कल्पना, परीक्षण और फिर सिद्धांत, इस बात को स्वीकार किया गया। इस काल में कुछ भौगोलिक खोजें भी हुई, जिसमें वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। वेस्ट इंडीज जो द्वीप है अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, वहाँ पहुंच गया और उसने उसको भारत समझा, लेकिन वो भारत नहीं था, इसलिए उसका नाम फिर बाद में वेस्ट इंडीज रखा गया। इसी तरीके से अमेरिको वेस्पुची ने अमेरिका महाद्वीप के चक्कर लगाया, इसलिए उसके नाम पर अमेरिका महाद्वीप रखा गया। मैगलिन ने विश्व के चक्कर लगाया पूरा। तो ये भौगोलिक खोजें भी हुई, जिसे एक देश दूसरे देश के नज़दीक भी आया। मानव केंद्रित चिंतन का भी विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं, लैटिन भाषा की जगह क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे लैटिन की जगह फ्रेंच का, स्पेनिश का, जर्मनी का, अंग्रेजी का। ये जो सारी उथल पुथल थी, ये सारा इस 13वीं से 16वीं सदी में हुआ, और इसे हमने पुनर्जागरण का कहा। इस पुनर्जागरण जो ये विशेषता हमने बताई, इसका उदय क्यों हुआ, उसके कारण क्या था, और इसका उदय कहाँ हुआ सबसे पहले। तो इसका उदय सबसे पहले इटली में हुआ, और पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण थे कि एक तो जो इटली था वो ईसाई धर्म का बड़ा केंद्र था, और इटली के जो रोम का जो पोप था, उसी के नेतृत्व में पूर्वी देशों से युद्ध होते रहते थे, उससे वो पूर्वी देशों के संपर्क में आते थे। इसके अलावा जो इटली का जो व्यापार वाणिज्य भी था, वो पूर्वी देशों के संपर्क में था, और पूर्वी देशों के संपर्क से उनके जो साहित्य था, उस साहित्य में अरब जो साहित्य था, उसी उनके जो साहित्य था, उसी साहित्य में यूरोप का जो प्राचीन ग्रीक रोमन साहित्य था, उसका भी अध्ययन हुआ। इसके अलावा इटली आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, व्यापार का उन्नत विकास था, भौगोलिक दृष्टि से भी ये भूमध्य सागर में केंद्रित था। इन सब कारणों ने कुछ विद्वानों ने, कुछ मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने भी इसको संरक्षण दिया, इसलिए ये पुनर्जागरण का उदय इटली में हुआ। लेकिन वास्तव में पुनर्जागरण हुआ क्यों, तो इसके भी कुछ कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध की शुरुआत 1095 में हुई और अंत 1270 ईस्वी में हुआ। 1095 से 1270 तक ये जो धर्म युद्ध है, ये 8 बार लड़ा गया। ये धर्म युद्ध मुख्य रूप से ईसाई और इस्लाम के बीच हुआ, और इस धर्म युद्ध का मुख्य कारण था जेरूशलम, जो ईसाइयों का धार्मिक केंद्र था, उस पर अधिकार करना। उस पर अधिकार इस्लाम ने कर लिया था, इसलिए ईसाई उसे वापस प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए संघर्ष हुआ। इसे क्रूसेड कहा गया। ईसाई और इस्लाम के बीच जो ये संघर्ष हुआ 1096 से 1095 से 1270 तक, इसे क्रूसेड कहा गया। पहला जो क्रूसेड हुआ वो 1095 में होता। उस समय पूरी रोम का शासक था एलेक्सियस पूरी रोम का शासक था, जबकि पोप था अर्बन II। और इस युद्ध में 50,000 ईसाइयों ने भाग लिया था, लेकिन वो इस्लाम से पराजित हुए थे। इन युद्धों में एक मुख्य युद्ध था 5वां क्रूसेड, 8 में से। क्यों महत्वपूर्ण था ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसमें बच्चों ने भी युद्ध में भाग लिया था, और इन बच्चों को स्टीवन नामक एक फ्रांसीसी ने मार्सिलेस नामक जगह से खरीदा था, जो अफ्रीका के तट पर है, और फिर इस युद्ध में शामिल किया था। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, जिस पर
हेमलिन ने पाइड पेपर नामक एक कहानी भी लिखी है। किसने लिखी है? हेमलिन ने। कौन सी कहानी लिखी है? पाइड पेपर। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ये जो धर्म युद्ध हुआ जिसमें दो मुख्य घटनाएं मैंने बताई, पहला और पांचवा, तो इस धर्म युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इसने प्रथम इस पुनर्जागरण को जन्म दिया? इस धर्म युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये धर्म युद्ध होने से यूरोप पूरी एशिया के साथ संपर्क में आया। उसने यूरोप के तर्क, दर्शन, प्रयोग विधि आदि को प्रभावित किया। इसके अलावा ईसाई धर्म में पोप की प्रतिष्ठा को आघात लगा। इन सब कारणों से एक नवीन विचारधारा का उदय यूरोप में हुआ, जिन्होंने पुनर्जागरण को जन्म देने में प्रेरित किया। इसके अलावा इसका प्रभाव दूसरी दृष्टि से भी हुआ कि इस युद्धों के साथ कुछ लोग जेरूसलम के पास एशिया माइनर पर जाकर ईसाई बस गए, व्यापार वाणिज्य किया, और व्यापार वाणिज्य का केंद्र मुख्य रूप से इटली हुआ। इटली में अलग अलग नगर हुए और नगरों के विकास को उन्होंने जन्म दिया, जिनमें मुख्य नगर है फ्लोरेंस, जहाँ सोना चांदी रेशम का व्यापार होता था, प्यूरुटा जहाँ ऊन का व्यापार होता था, मिलान जहाँ सिल्क का व्यापार होता था, वेनिस जहाँ कपड़े का व्यापार होता था। तो ये बड़े व्यापारिक केंद्र बने। इन व्यापारिक केंद्रों के बड़े व्यापारियों ने कला और साहित्य को संरक्षण भी दिया, जिससे भी पुनर्जागरण के विकास में मदद मिली। इसके अलावा इस युद्धों के कारण अरब और मंगोल से भी संपर्क हुआ, क्योंकि अरब व्यापारी यूरोप में स्पेन, सार्डिनिया में फंस गए इस संपर्क से, और इन्होंने ग्रीक रोमन की जो पुरानी संस्कृति शिक्षा थी उसको जन्म दिया। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उनका पाठ दोबारा पढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा मंगोल के संपर्क से 13वीं सदी में जो इसमें जो शासक था कुबलाई खां, वहाँ कुछ इटाली यात्री गए, जिनमें मार्क पोलो प्रमुख है, और उनके संपर्क से कुतुनुमा, बारूद, इनके आविष्कार को भी सीखा। इसके अलावा 1453 में कुस्तुतूनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, इसलिए इस्तिलमार्ग एशिया के साथ व्यापार करने से रुक गया। तो जलमार्ग की खोज हुई, जिसने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, और भौगोलिक खोजों में मुख्य भूमिका कुतुनुमा ने भी निभाई। इसके अलावा चीन के संपर्क में जाने से, कुबलाई खां के संपर्क में जाने से कागज़ का आविष्कार जो चीन में हुआ था, और वो अरब के माध्यम से इटली में पहुंचा, और वहाँ बाद में कागज़ का उपयोग होने लगा। और 15वीं सदी के उत्तरार्ध में जोन्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, जिससे पुस्तकें कई मात्रा में छपने लगी, जिसमें पहली पुस्तक बाइबल छपी 1456 में, और 1477 में किंगस्टन ने इंग्लैंड में पहला छापाखाना भी खोला, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में पुस्तकें छपी। ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का अधिकार नहीं रहा, सब लोगों को ज्ञान की जानकारी होने लगी, जिससे स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, और उस कारण सामंतवाद का पतन हुआ। नई नई भौगोलिक खोजें हुई, जिनमें हेनरी नेविगेटर जो पुर्तगाल का शासक था, उसने बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आशा अंतरिम द्वीप की खोज की, इसीलिए उसे नायकों का राजकुमार कहते थे, क्योंकि वो नायकों की मदद करता था। इन्हीं से प्रभावित होकर स्पेन में कोलंबस ने बोहेमिया द्वीप वेस्ट इंडीज की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, अमेरिको वेस्पुची ने अमेरिका महाद्वीप के चक्कर लगाया, मैगलिन ने फिलीपींस द्वीप की खोज की और विश्व के चक्कर लगाया। इन्होंने भी इस उद्यम में योगदान दिया, इन खोजों ने भी। इसके अलावा जो विचारधारा थी बौद्धिक वर्ग की, जिसे पांडित्य वर्ग कह सकते हैं, स्कोलर्टिस्टिक विचारधारा, उन्होंने भी तर्क और विज्ञान के जन्म में योगदान दिया, जिनमें सेंट ऑगस्टाइन का तत्वज्ञान मुख्य रूप से है, पीटर एबलार्ड जिसने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया, बेकन जिसने अंग्रेजी कल्पनाओं पर जोर दिया, पानी के जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि की कल्पना की। लेकिन जो रोजर बेकन है वो मारे गए, क्योंकि जिन्होंने जो जहाज, हवाई जहाज, रेल, इनकी जो कल्पना की उसका उल्लेख बाइबल में नहीं था, इसलिए उनको मृत्युदंड दिया गया।
लेकिन इसीलिए रोजन बेकन को ये कहा गया कि ये समय से पूर्व पैदा होने वाला व्यक्ति था, लेकिन उनके योगदान के कारण नगरों का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिक्स, ब्रूनो, केपलर, न्यूटन, लुई पास्चर का उदय हुआ। शिक्षा में प्रमुख विश्वविद्यालय बने, जिसमें पेरिस विश्वविद्यालय, नेपल्स विश्वविद्यालय है, कोलोन जर्मनी का विश्वविद्यालय, वियना ऑस्ट्रिया का विश्वविद्यालय है। इनमें बड़ी भूमिका निभाई। इस कारण से पूर्ण जागरण का उदय हुआ। इस पूर्ण जागरण का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा इटली में पड़ा, फिर यूरोप के अन्य देशों में जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इन पे पड़ा, फिर विश्व के अन्य देशों में भी पड़ा, अमेरिका, भारत, इधर भी। और ये जो प्रभाव है वो अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा, साहित्य में, कला, स्थापत्य कला में, राजनीति में, संगीत में, विज्ञान में। तो अब इसके जो प्रभाव है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। तो साहित्य में अगर देखें पूर्ण जागरण का प्रभाव, तो पूर्ण जागरण का प्रभाव हमें 3 तरह से दिखाई देता है। पहला तो भाषा के रूप में हम देखें तो क्लासिक भाषा इटली की जगह देसी भाषाओं का विकास हुआ इस काल में, जैसे इटालियन है, फ्रेंच है, जर्मनी है, स्पेनिश है, आदि भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। साहित्य में दूसरा जो तत्व है, जो मुख्य विषय वस्तु होते थे पहले, वो धर्म होता था, आध्यात्मिकता होती थी। उसकी जगह अब विषय वस्तु मानव बन गया, मानव केंद्रित हो गया, मानव के सुख दुख मुख्य विषय बन गए। उसके आधार पर साहित्य लिखा जाने लगा, जो आज का साहित्य है, जिसका आज इलेक्ट्रॉनिक साहित्य के रूप में फिल्मों में, रोल में भी आज जो दिखाई देता है, तो उसका जो आधार बना वो यहाँ से बना है। इसी तरह से देसी भाषाओं के व्याकरणों का विकास हुआ। अकेले इंग्लैंड में 17वीं सदी में 750 व्याकरण स्कूल खोले गए। इसके अलावा विद्वानों देसी भाषाओं का अध्ययन करके लैटिन भाषा से तुलना करके ज्ञानकोश का भी निर्माण किया गया। ये जो हमें दिखाई देता है वो साहित्य में मुख्य दिखाई देता है। तो यानी साहित्य अगर हम बात करें तो भाषा की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से काफ़ी परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सबसे पहले हम इटालियन साहित्य में दिखाई देता है, इटली में दिखाई देता है। इसलिए इटली में जो साहित्य का विकास हुआ, या जो यूँ कह के इटली पूर्ण जागरण जो जनक रहा साहित्य की दृष्टि से भी, कला की दृष्टि से भी, तो साहित्य की दृष्टि से इटली में जो शुरुआत की, जो प्रथम साहित्यकार थे, उनमें मुख्य नाम जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए इस समय के, जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुए दांते हैं। दांते का जो समय वो 13वीं सदी का है। ये फ्लोरेंस के रहने वाले थे। दांते कहाँ के रहने वाले थे? फ्लोरेंस के रहने वाले थे। इन्हें इटालियन कविता का जनक कहते हैं, क्योंकि जो इटालियन जो कविता है कि उनकी शुरुआत इन्होंने की है। इनकी तुलना लैटिन कवि होमर से की जाती है। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी दांते की, वो थी डिवाइन कॉमेडी। ये पुस्तक प्रसिद्ध क्यों है? तो ये प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण है कि इस पुस्तक में स्वर्ग नरक की यात्रा का वर्णन किया है और चर्च पर व्यंग्य किया है। स्वर्ग नरक की यात्रा, चर्च पर व्यंग्य के संदर्भ में मानववादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसके अलावा इनकी दूसरी जो प्रसिद्ध पुस्तक रही वो मोनाकियारी। पहली प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी, दूसरी पुस्तक मोनाकिया। इसमें रोमन साम्राज्य के आदर्शों का वर्णन किया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। तीसरी प्रसिद्ध पुस्तक विता नोवा में प्रेम गीतों का संग्रह किया है। इस रूप में दांते प्रसिद्ध है। दांते के बाद पेटार्क अन्य विद्वान हुए जो 14वीं सदी के। दांते 13वीं के थे, पेटार्क 14वीं के हैं। दांते फ्लोरेंस के रहने वाले थे, पेटार्क भी फ्लोरेंस के रहने वाले हैं। दांते को इटालियन कविता का जनक कहते हैं, तो पेटार्क को मानववाद का जनक कहते हैं। पेटार्क को क्या कहते हैं? मानववाद का जनक या पिता। ये भी प्रश्न कई बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया, RS वगैरह में, मेंस में भी पूछ लिया। तो मानववाद का जनक पेटार्क कहते हैं। पेटार्क की जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें सोनेट्स है। सोनेट्स वो होती है जो 14 पंक्तियों में जो कविताएं लिखी जाती हैं, उनमें उन्हें सोनेट्स कहा जाता है। और इन सोनेट्स में उनकी जो सबसे प्रसिद्ध सोनेट्स है वो सोनेट्स टू लौरा है।
सोनेट्स टू लोरा। ये एक साधारण महिला की से संबंधित प्रेम गीत है जो पहली बार मानववादी विचारधारा की तरफ ले जाया जाता है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके गद्य साहित्य की दृष्टि से देखें तो फेमिलियर लेटर्स हैं, फेमिलियर लेटर्स। ये जो लेटर हैं वो काल्पनिक आधार पर जो ग्रीक रोमन के जो विद्वान हैं, होमर, सिसरो, लिवी, उनको ये लेटर लिखे गए हैं जिसमें इटली की सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख किया है। उस आधार लेकर उन्होंने वर्तमान में शिक्षा देने की कोशिश की है। इसके अलावा इनकी तीसरी प्रसिद्ध पुस्तक है लाइफ ऑफ इलस्टर पर्समैन। लाइफ ऑफ इलस्टर पर्समैन। इटालियन भाषा में ये इटली के प्रमुख 31 व्यक्तियों का चरित्र चित्रण किया गया है। कितने व्यक्तियों का? 31। एक इनका प्रसिद्ध गीत है जिसे अफ्रीका गीत कहते हैं। ये पुनर्जागरण काल का सबसे बड़ा गीत है। पुनर्जागरण काल का सबसे बड़ा गीत अफ्रीका गीत है। ये किससे संबंधित है? ये गीत सीपियों की अद्भुत कहानी से संबंधित है। इन सब आधार पर पेट्रार्क को मानववाद का जनक, पुनर्जागरण का जनक, इटली का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। 3 बातें हैं: मानववाद का जनक, पुनर्जागरण का जनक और इटली का प्रथम आधुनिक पुरुष। ये प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं। तीसरा जो लेखक है साहित्य में इटली का वो है गियोवेनी बोकासियो। गियोवेनी बोकासियो ये भी 14वीं सदी का है और ये भी फ्लोरेंस के हैं। तो तीनों विद्वान त्रिमूर्ति हैं फ्लोरेंस की, जिनमें दाते, पेट्रार्क और बोकासियो। तीनों अलग अलग फील्ड हैं। दाते का इटालियन कविता का जनक है, तो पेट्रार्क मानववाद का जनक है, तो बोकासियो इटालियन गद्य का जनक है। ये पेट्रार्क का शिष्य था। इसकी जो रचनाएं हैं वो मुख्य 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो डेकामेरॉन। ये 100 हास्य कहानियों का संग्रह है जो 1348 से 51 के बीच में फ्लोरेंस में प्लेग फैलने के कारण लिखी गई थी। 1348 से 51 100 कहानियाँ डेकामेरॉन में प्लेग फैलने के कारण ब्लैक डेथ के समय लिखी गई थी। इन कहानियों में धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग्य किया गया है। दूसरी पुस्तक है जियोनोलॉजी ऑफ गॉडेस। जियोनोलॉजी ऑफ गॉडेस। ज्ञान मानव को नैतिक और बुद्धिमान बनाता है। ये इस पुस्तक में जोड़ दिया है। इसमें देवताओं की वंशावली भी दी है। अगला जो लेखक है इटली का इस काल का फेमस, वो है निकोली मैकियावेली। ये 15वीं सदी के हैं। इनका जन्म स्थान रोम था। ये आधुनिक राजनीति के जनक कहलाते हैं। आधुनिक राजनीति के जनक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द प्रिंस, जिसमें आधुनिक राजनीति का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है और इसी पुस्तक के आधार पर इन्हें यूरोप का कौटिल्य कह सकते हैं और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, जो कि तर्क संगत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कौटिल्य पहले हुआ है, मैकियावेली बाद, लेकिन ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कौटिल्य को भारत का मैकियावेली क्योंकि जो कौटिल्य है उसकी खोज, उसका अध्ययन अंग्रेजों ने किया 17वीं-18वीं सदी में। तो उन्होंने पहले यूरोप के साहित्य को पढ़ा, फिर उस साहित्य के आधार पर भारतीय साहित्य में उन तत्वों की खोज की। तो इसलिए उनको लगा कि जो मैकियावेली के तत्व वो यहाँ दिखाई देते हैं कौटिल्य में, इसलिए उन्होंने भारत का मैकियावेली कह दिया, जो कि तर्कसंगत नहीं है। आज अवधारणा ये विकसित हो रही है कि कौटिल्य की तुलना करके मैकियावेली को यूरोप का कौटिल्य कहा जाए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी पुस्तक मैकियावेली ने जो लिखी द आर्ट ऑफ वार, दूसरी पुस्तक है द आर्ट ऑफ वार, जिसमें आधुनिक युद्ध कला का वर्णन है, युद्धों की व्यर्थता का वर्णन है। तीसरी पुस्तक है मैंड्रागोला, ये इटाली भाषा का नाटक है। और जो चौथी पुस्तक है वो डिस्कोर्स ऑफ लिविंग, रोम के गणतंत्र का वर्णन है। और 5वीं पुस्तक इनकी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस रिपब्लिक।
ये थे मैकियावेली। मैकियावेली के बाद अगले जो साहित्यकार हैं इटली के, वो है लोरेंज वाला। लोरेंज वाला क्यों प्रसिद्ध है, क्यों याद करें इसको, क्योंकि ये ऐतिहासिक आलोचना का जनक है। देखो एक एक प्रश्न पर बनता है सब पे। ऐतिहासिक आलोचना का जनक लोरेंज वाला, आधुनिक राजनीति का जनक मैकियावेली, आधुनिक कविता का जनक इटालियन कविता का दांते, मानववाद का जनक फ्लोरेन पेटार्क, आधुनिक गद्य का जनक बुकासियो। तो इस रूप में ये बड़े प्रश्न बनते हैं, तो इस रूप में याद किए जाएं। गहराई से पूछे तो जैसे लोरेंज वाला की पुस्तक पूछ सकते हैं। तो लोरेंज वाले की पुस्तक का नाम है डू नॉट ऑन कस्टडियन टाइम। डू नॉट ऑन कस्टडियन टाइम। इस पुस्तक में पोप और चर्च द्वारा स्थापित मान्यताओं की आलोचना की गई है। ये था इटालियन साहित्य। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस का साहित्य। फ्रांस के जो साहित्यकार हैं पुनर्जागरण काल के, दो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। एक है फ्रैंकोइस रेवलाइन और दूसरे हैं मोंटेन मोते। फ्रैंकोइस जो रेवलाइन है, उनका प्रसिद्धि का कारण है उन्होंने फ्रेंच भाषा में उपन्यास पद्धति को जन्म दिया, अर्थात फ्रेंच भाषा के आधुनिक गद्य के जनक हैं। फ्रेंच भाषा के आधुनिक गद्य के जनक फ्रैंकोइस रेवलाइन है। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है पेंटाग्रंतुआ और गारगंतुआ। पेंटाग्रंतुआ और गारगंतुआ। इस पुस्तक में फ्रांस के पुनर्जन्मकालीन आध्यात्मिक पुरुषों का वर्णन है और इस पुस्तक का मुख्य विषय बौद्धिक प्यास है। इस पुस्तक के माध्यम से समकालीन शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की गई है। दूसरे जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, वो है मोंटेन और मोते। ये दो थे, मोंटेन मोते, दोनों निबंधकार थे। इन्होंने जो मुख्य निबंध लिखे वो प्रेम, युद्ध, राजनीति, मित्रता, इस पर लिखे। इनके निबंध एडवांस कैटेगरी के हैं, इसलिए इन्हें मोंटेन को वाल्तेयर का अग्रगामी कहा जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न वो ये है कि वाल्तेयर का अग्रगामी है मोंटेन। पोएंटुआ और गंतुआ गारगंतुआ, ये पुस्तक किसने लिखी है? फ्रैंकोइस रेवलाइन आरएस में दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। फिर आता है आपका अंग्रेजी साहित्य, ब्रिटेन का साहित्य। ब्रिटेन के में जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनमें इस काल के, पुनर्जागरण काल के, जाफ्रे चौसर, थॉमस मोर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन। इनमें जो विलियम शेक्सपियर, इनमें जो मुख्य हैं जाफ्रे चौसर, ये 14वीं सदी के हैं। इनकी प्रसिद्धि का कारण है कि इन्होंने अंग्रेजी कविता को जन्म दिया है। देखिए, इटालियन कविता को दांते ने जन्म दिया है, अंग्रेजी कविता को जाफ्रे चौसर ने जन्म दिया है। इटालियन में होमर से तुलना पेट्रार्क की है, जबकि अंग्रेजी में होमर से तुलना जाफ्रे चौसर से की है। जाफ्रे चौसर ने जो पुस्तक लिखी मुख्य प्रसिद्ध, वो है कैंटरबरी टेल्स। ये पुस्तक 30 तीर्थयात्रियों का वर्णन है जो सेंट थॉमस की यात्रा पर, सेंट थॉमस के जो तीर्थ स्थान है कैंटरबरी, वहाँ की यात्रा करते हैं। इन यात्रियों के गुण दोषों का वर्णन किया है। ये पुस्तक मुख्य रूप से बोकासियो की डेकामेरॉन से प्रभावित है, जो प्लेग पर लिखी गई है 1448-51 में। तो उसी से प्रभावित होकर डेकामेरॉन की जो 100 कहानियाँ, उसी से प्रभावित होकर कैंटरबरी टेल्स अंग्रेजी में लिखी गई है और लिखने वाले हैं जाफ्रे चौसर। इसके अलावा दूसरे मुख्य विद्वान है टॉमस मूर 15वीं सदी के विद्वान हैं। इनकी पुस्तक है यूटोपिया, आदर्शवाद पर आधारित है। ये देखो, मुख्य बात क्या है, यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो पेज क्या है, ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो जनरली आप उत्तर देंगे सभी कि भाई मैं अंग्रेजी साहित्य की बात कर रहा हूँ तो अंग्रेजी में लिखी गई है। नहीं, ये पुस्तक मुख्य रूप से लैटिन में लिखी गई है और उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है, लिखी गई है लैटिन में। ये एक पेज है, इसलिए ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछते रहते हैं। यूटोपिया लैटिन में लिखी गई है, अंग्रेजी में अनुवाद है। इस पुस्तक में आदर्श राज्य और समाज की कल्पना की गई है, व्यंग्य है उस पर एक तरह से यूटोपिया, आदर्श राज्य और समाज पर। इसके अलावा टॉमस मोर ने 2 पुस्तकें और लिखी, अपोलोजी और डायलॉग। तीसरे प्रसिद्ध विद्वान अंग्रेजों के हैं, अंग्रेजी भाषा के पुनर्जागरण काल के हैं, एडमंड स्पेंसर।
जिनकी मुख्य पुस्तक है एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन। इसमें जो प्रिंस ऑथर है उनके गुण दोषों का वर्णन किया गया है। चौथे विद्वान है फ्रांसीसी बेकन, जो 16वीं सदी के, ये समय भी है, कई बार समय से भी पूछ लेते कौन सा किस काल का है। इनकी पुस्तक है द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग। 2 बेकन हुए, एक रोजर बेकन और एक फ्रांसीसी बेकन। रोजर बेकन ने पहली बार रेल जहाज, हवाई जहाज इनकी कल्पना की गई, इसलिए उनको मृत्युदंड दिया गया। और जो फ्रांसीसी बेकन है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, इस पुस्तक का मुख्य विषय दर्शन की विज्ञान है, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे विकसित किए उनके बारे में बताया गया है। इसलिए इन्हें, जो फ्रांसीसी बेकन है, इन्हें आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। उन्हें कोई सिद्धांत नहीं दी थे, इसलिए उनको जन्मदाता नहीं कहा जाता, उनको सिद्धांत विकसित किए, इसलिए आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। इनके कुछ निबंध हैं, जिसमें 2 निबंध ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ऑफ स्टडीज ऑफ कन्वेलिसिस, एक तो ऑफ स्टडीज, दूसरा है ऑफ कन्वेलिसिस। लेकिन ब्रिटेन साहित्य का जो सबसे बड़ा साहित्यकार है, जो प्रसिद्ध हुआ है, वो है विलियम शेक्सपियर। ये भी 16वीं सदी का साहित्यकार है। और 16वीं सदी ब्रिटेन में मुख्य रूप से वहाँ की महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल है। ब्रिटेन का स्वर्णकाल है, जो साहित्य की दृष्टि से भी स्वर्णकाल है, साम्राज्यवाद की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। तो जो साहित्यिक दृष्टि से स्वर्णकाल है, उसका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि विलियम शेक्सपियर है। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से मुख्य जो नाटक हैं वो है द मैकबेथ। देखो एक और है, विलियम शेक्सपियर से की तुलना भारत के कालिदास से की जाती है। वो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसका कारण भी वही है कि कालिदास पहले हुए लेकिन बाद में ये हुए हैं। लेकिन यूरोपियन ने ही कालिदास की भी खोज की, इसलिए उन्होंने भारत का शेक्सपियर किया, जबकि कहना इनको चाहिए ब्रिटेन का कालिदास। इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं, नाटक है, वो द मैकबेथ है, द टेम्पसर है, मिडसमर है, नाइट ड्रीम है, जूलियस सीजर है, मच एंड अबाउट नथिंग है, हेमलेट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इनके नाटक मुख्य रूप से दुखांत होते, भारतीय जो सुखांत होते हैं दुखांत, और जो नाटक में एक होता है हीरो, एक एंटी हीरो, जो एंटी हीरो का वर्णन है वो बहुत अच्छा इनमें किया गया है। ये मुख्य रूप से ब्रिटेन का साहित्य था। इसके अलावा डच साहित्य का विकास हुआ। डच साहित्य में एक साहित्यकार प्रसिद्ध है इस काल, इस पुनर्जन्म काल का, उनके नाम है डेसिडेरियस इरेस्मस। इनका जो जन्म हुआ वो रॉटरडैम हॉलैंड में हुआ था। रॉटरडैम हॉलैंड। इन्होंने इंग्लैंड, इटली और फ्रांस 3 जगह ये रहे, वहाँ की यात्रा की, घूमे, लगभग यूरोप में घूमे, इसलिए इन्हें यूरोप का विद्वान कहते हैं और विश्व का नागरिक कहते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से आता है, विश्व नागरिक या यूरोप का विद्वान कौन है? तो डेसिडेरियस इरेस्मस है। क्यों कहते हैं कि जन्म हॉलैंड में हुआ, जबकि इन्होंने यात्रा और या अपना जीवन काल ज़्यादातर समय इंग्लैंड, इटली और फ्रांस में व्यतीत किया, इसलिए यूरोप का विद्वान और विश्व नागरिक कहते हैं। ये अपनी पुस्तक इन द प्रेज ऑफ फोली के लिए प्रसिद्ध है। इन द प्रेज ऑफ फोली, ये पुस्तक मानववाद का समर्थन करती है। चर्च और पादरियों पर व्यंग्य किया गया है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये व्यंग्यात्मक शैली की लिखी हुई पुस्तक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मार्टिन लूथर है, उसने ईसाई धर्म के, जो कैथोलिक ईसाई धर्म है, उसको कम नुकसान, और डेसिडेरियस इरेस्मस के व्यंग्यों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो एक ये बताता है कि व्यंग्यात्मक रूप से लिखा गया साहित्य ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, जनता में ज़्यादा आंदोलन की से भी ज़्यादा असर करता है। ये इससे सिद्ध होता है और उन्हें पूरे यूरोप को प्रभावित किया और
मानवीय विचारधाराओं पर बहुत जोर दिया व्यंग्यात्मक ढंग से, इसलिए इन्हें प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक मानववादियों का राजकुमार या राजा कहा जाता है। मानववादियों का राजकुमार या राजा प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक भी कहा जाता है। इसका कारण ये है, इन्होंने दूसरी पुस्तक और लिखी जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पॉकेट डॉगर। इसमें यह बताया कि मनुष्य केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है और किसी के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। ये पॉकेट डॉगर में कहा है। ये थे डच साहित्यकार डेसिडेरियस इरेस्मस। इसके बाद आता जर्मनी का मुख्य जो पुनर्जागरणकालीन साहित्यकार हुआ वो है मार्टिन लूथर, जिनने जो लैटिन भाषा में बाइबल लिखी थी उसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया और धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। इसके अलावा स्पेन का मुख्य विद्वान है सर्वेंटीज, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉन क्विक्जोट। ये था पुनर्जागरणकालीन साहित्य पर प्रभाव। पुनर्जागरण साहित्य के अलावा पुनर्जागरण स्थापत्य कला की बात करें तो पुनर्जागरण जो स्थापत्य कला है उसमें क्या परिवर्तन हुए इस काल में, तो उसको हम देख सकते हैं उसके तुलनात्मक से कि पुनर्जागरण काल से पहले किस प्रकार का स्थापत्य था और पुनर्जागरण में किस प्रकार के स्थापत्य का विकास हुआ। पुनर्जागरण से पूर्व जो स्थापत्य था वो धर्म प्रधान स्थापत्य कला थी, जिसमें गोथिक शैली मुख्य थी। धर्म प्रधान स्थापत्य कला थी जिसमें मुख्य शैली गोथिक थी, जबकि पुनर्जागरण काल में यह लौकिक रोमन ग्रीक शैली का विकास हुआ। जो पुनर्जागरण पहले का जो स्थापत्य था जो गोथिक शैली का था उसमें धर्म पर जोर दिया जाता था, इसमें भौतिकवाद पर जोर दिया जाने लगा। स्थापत्य में जो पुनर्जागरण स्थापत्य था उसमें काल्पनिक आदर्शवादी ज़्यादा था, ये यथार्थवादी ज़्यादा था। पुनर्जागरण से पूर्व का जो स्थापत्य था वो चर्च के नियंत्रणों से युक्त था, जबकि पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य था वो चर्च के नियंत्रण से मुक्त था। पुनर्जागरण से पूर्व के स्थापत्य में रंग का महत्व ज़्यादा नहीं था, सादगीपूर्ण रंग का उपयोग होता था। पुनर्जागरण काल में रंगों का मिश्रण होने लग गया। पूर्व स्थापत्य तो जो था पुनर्जागरण से उस स्थापत्य के निर्माण का जो उद्देश्य था वो धर्म प्रचार करना था, धर्म के लिए ही उस स्थापत्य कला का विकास हुआ था, जबकि पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य आनंद की प्राप्ति के लिए निर्माण किया जाने लगा था। यानी वहाँ ईश्वर धर्म पर ही केंद्रित था, चाहे भवन किस तरह के भवन बनाए जाए, मूर्ति बनाई जाए, कोई रंग का प्रयोग किया जाए, डिजाइन किए जाए, ये सारे धर्म को ध्यान में रखकर चर्च के नियंत्रण में किया जाता था। अब इन सबसे मुक्त हो चुके थे और मानव के सुख दुख, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी रुचि अभिरुचि, उनकी आनंद, उनकी संतुष्टि आदि को ध्यान में रखकर पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य का निर्माण किया जाने लगा। जो नवीन जो स्थापत्य आया गोथिक की जगह ग्रीक रोमन जो प्राचीन से प्रभावित होकर उस स्थापत्य कला भवन निर्माण से संबंधित मुख्य कला है, उसकी मुख्य जो विशेषताएं थी वो ये थी कि ग्रीक रोमन शैली में मुख्य रूप से जो श्रृंगार सज्जा थी उसमें डिजाइनें बनाई जाने लगी। पहले सिंपल होता था, साधारण होता था, अब डिजाइन बनाने जाने लगी। पहले जो पत्थर का प्रयोग होता था उसकी जगह लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा। दरवाजे और खिड़कियां में लकड़ी की क्लासिक पद्धति का प्रयोग जो आज भी किया जाता है वो किया जाने लगा। नुकीले, मेहराब, कुमंद, स्तंभ ये बनाए जाने लगे। ये हमें नई चीज़ें पुनर्जागरण स्थापत्य कला में दिखाई देता है। पुनर्जागरण कालीन या रेनेसां कालीन स्थापत्य कला का जनक प्रतिपादक फिलिप्पो ब्रूनलेस्की को माना जाता है। फिलिप्पो ब्रूनलेस्की पुनर्जागरण स्थापत्य कला का जनक, ये भी प्रश्न में पूछते रहते हैं। फिलिप्पो ब्रूनलेस्की, जो फिलिप्पो ब्रूनलेस्की थे वो फ्लोरेंस के निवासी थे। देखो अभी हमने देखा साहित्य में इटली में मुख्य रूप से फ्लोरेंस के 3 बड़े विद्वान हुए, तो इसी तरह से साहित्य के बाद में अब स्थापत्य कला में देखेंगे तो वहाँ पर भी जो मुख्य पहला स्थापत्य का जो विद्वान हुआ, प्रतिपादक हुआ, उसका जनक हुआ वो है ब्रूनलेस्की। वो भी फ्लोरेंस का ही रहने वाला है। और इन्होंने जिस
डिजाइन को तैयार किया जो पुनर्जागरण से प्रभावित थी, वो थी सेंट मारिया चर्च का गुम्बद की डिजाइन। सेंट मारिया चर्च के गुम्बद की डिजाइन जो फ्लोरेंस में ही बनाई गई। इसके अलावा उन्होंने सेंट पीटर का चर्च का निर्माण भी शुरू किया, उसमें भी उन्होंने योगदान दिया है। जो सेंट पीटर का जो चर्च है वो जो प्रसिद्ध हुआ है वो चर्च, उसका मुख्य कारण उसका प्रसिद्ध होने में, जिसका निर्माण ब्रेमेंटी ने किया था और जिसके मुख्य वास्तुकार जिन्होंने उसकी डिजाइन बनाने में उसको त्रासने में मुख्य भूमिका निभाई, सेंट पीटर चर्च जो रोम में है, एंजेलो, राफेल और फेलाडियो, तीन हैं, एंजेलो, राफेल और पेलाडियो। जो एंजेल है उन्होंने 40 वर्ष तक सेंट पीटर चर्च पर कार्य किया, लगभग 90 वर्ष की उम्र तक। ये जो सेंट पीटर चर्च है, ये जिन्होंने 3 स्थापत्यकारों ने इसमें भूमिका निभाई है, ये बहुत बड़ा चर्च है। इतना बड़ा है कि यहाँ पर लगभग 80,000 लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इस चर्च के जो डिजाइन वगैरह जो एंजेलो ने बनाई थी उसकी मदद राफेल ने भी की थी। जो पेलाडियो है वो वास्तु सीधा रूप से इस सेंट पीटर चर्च से नहीं जुड़े हुए थे, वो जो रोम के पादरी थे पोप पॉल III उनके सलाहकार थे और उन्होंने सेंट चर्च के निर्माण में, जो पीटर का चर्च है उसके निर्माण में और सेंट में योगदान दिया था। सेंट चर्च के निर्माण भी उन्होंने करवाया था। उत्तरी इटली के कई महलों का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। इसके अलावा पेलाडियो ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। इस रूप में उन्होंने इटालियन स्थापत्य कला में योगदान दिया था। इटली की इन स्थापत्यकारों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में कुछ स्थापत्यकार प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें फ्रांस, जिनमें कुछ प्रसिद्ध स्थापत्य कला विकसित की है, जिनमें मुख्य है फ्रांस का ल्यूरे का महल जो पेरिस में है। ल्यूरे का महल, इसका निर्माण फ्रांस के शासक फ्रांसिस फर्स्ट ने बनवाया था। ये जो महल है वो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस महल को म्यूजियम में नेपोलियन बोनापार्ट ने बदला था। इसके अलावा स्कोरियन महल है जो स्पेन में है और जिसका निर्माण फिलिप II ने करवाया था। जर्मनी का आइडलबर्ग का किला है जो आइडलबर्ग वंश के शासकों से संबंधित है। इसके अलावा इंग्लैंड का व्हाइट पोल जो सेंट पॉल का चर्च है। ये सारे पुनर्जागरण काल में बने हैं। स्थापत्य कला के बाद चित्रकला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण में विकास हुआ। चित्रकला में पुनर्जागरण में ये माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ पुनर्जागरण काल में वो चित्रकला में ही हुआ, और चित्रकला में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए वो इटली में हुए, और पुनर्जागरण काल में चित्रकला की शुरुआत भी इटली में हुई। और इटली में पुनर्जागरण कालीन चित्रकला को, या यूँ कहे विश्व की आधुनिक चित्रकला का जनक जियोटो को माना जाता है। जियोटो ये पुनर्जागरण चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक था। इन्होंने एक नई चित्रकला को जन्म दिया जो परंपरागत बाइजेंटाइन शैली की चित्रकला से अलग थी। ये चित्रकला थी स्केल शैली की चित्रकला, ईसल शैली या स्केल शैली। ये शैली थी लकड़ी के फ्रेम पर चित्र बनाना, जो जन साधारण के चित्रों का विषय इनमें बनाया गया, और लकड़ी के फ्रेम पर, यानी लकड़ी खड़ी करके उसके फ्रेम पर चित्र बनाना। पहले दीवार पर बनाए जाते थे, अब उसकी जगह लकड़ी की फ्रेम पर बनाया जाने लगा। ये है ईसल शैली या स्केल शैली, जिसका जन्म जियोटो ने दिया है। और इन चित्रों में जो धर्म के विषय थे उनकी जगह मानववाद को विषय बनाया गया। जैसे चिड़ियों के उपदेश देते हुए सेंट फ्रांसिस का चित्र, निर्दोषों की हत्या का चित्र आदि चित्र जियोटो ने बनाए। इटालियन पुनर्जागरण चित्रकला को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लियोनार्दो दा विंची ने किया। यह भी फ्लोरेंस का निवासी था। तो एक फ्लोरेंस अपने आप में
साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य का बड़ा केंद्र था इटली में। और लियोनार्डो दा विंची फ्लोरेंस का एक धनी वकील और गरीब महिला की अवैध संतान था। लियोनार्डो दा विंची को फ्लोरेंस के मेडिच परिवार और मिलान के सोरेजा परिवार का संरक्षण मिला था। उनके संरक्षण के कारण इन्होंने चित्रकला को विकास किया था। इनकी जो प्रमुख चित्रकला की कृतियां हैं वो है द लास्ट सफर, जिसका मतलब अंतिम भोज। ये मिलान के गिरजाघर की दीवारों पर है, पादरी घर के दीवारों पर है मिलान इटली में। यह ईसा मसीह के आखिरी भोजन से संबंधित है, जिसमें ईसा मसीह भोजन कर रहे हैं, उसके अनुयायी भी उनके साथ बैठे हैं। एक अनुयायी जो बेईमानी करने वाला, उनका नाम बताने वाला है, वो उसके ऊपर जो भाव बन गई है उसको दर्शाया गया है इसमें। और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो मोनालिसा। मोनालिसा की जो रहस्यमयी मुस्कान है उसके लिए चित्र प्रसिद्ध है। ये चित्र वर्तमान में लूवरे म्यूजियम फ्रांस में है। ये चित्र ला जायकोंडा एक महिला, जियोकोंडा एक महिला से संबंधित है, जो इटली की युवती थी, बहुत सुंदर थी, उसकी रहस्यमयी मुस्कान थी, इसीलिए इस चित्र को ला जायकोंडा भी कहते हैं। ये 3 इंच ऊंचा है और 2.4 इंच चौड़ा है। तीसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स मदर मेरी का चित्र है। और चौथा प्रसिद्ध चित्र इनका द वर्जन एंड चाइल्ड विथ सेंट एने। द वर्जन एंड चाइल्ड विथ सेंट एने, ये प्रसिद्ध चित्र बनाए। इनका अंतिम जीवन फ्रांसीसी फेस्ट की सेवा में बीता। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के साथ साथ स्थापत्यकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, चित्रक भी थे। एक तरह से हम कहें तो एक ऑलराउंडर थे। इन्होंने एक पुस्तक ट्रेटाइड्स ऑफ पेंटिंग ग्रंथ भी लिखा है। अगले जो प्रसिद्ध चित्रकार इटली के हैं वो माइकल एंजेलो, जो ये भी फ्लोरेंस के निवासी थे। ये भी ऑलराउंडर थे, वास्तुकार थे, चित्रकार थे, इंजीनियर थे, दार्शनिक थे, कवि थे, संगीतकार थे। इन्होंने लगभग 195 चित्र बनाए और 394 कृतियाँ बनाई उन चित्रों में। इनकी प्रसिद्ध कृति द लास्ट जजमेंट है, जो सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत पर बनाई गई है, जिसको बनाने में उन्हें 20 वर्ष लगे। ये सिस्टाइन चैपल गिरजाघर वेटिकन सिटी में है। उसकी छत पर द लास्ट जजमेंट के चित्र बनाए गए। क्या आखिरी डिसीजन क्या होता है। इन चित्रों में मानवीय भावनाओं को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। इसके अलावा इनका दूसरा प्रसिद्ध चित्र है द फॉल ऑफ मैन। ये ईसा मसीह के जन्म से प्रलय तक का वर्णन है इसमें, और इसको बनाते समय एंजेलो अंधा हो गए थे। एक अन्य चित्र इनका प्रसिद्ध द पाइटा भी है। द पाइटा, द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, ये इनके माइकल एंजेलो के प्रसिद्ध चित्र हैं। जबकि लास्ट सफर, मोनालिसा, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द वर्जिन ऑफ एन चाइल्ड विथ सेंट एने, ये लियोनार्डो दा विंची के प्रसिद्ध चित्र हैं। इसी कड़ी में एक प्रसिद्ध चित्रकार आता है राफेल, ये भी माइकल एंजेलो का समकालीन था। इनका प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध कृति है सिस्टाइन मैडोना, ईसा मसीह की माँ, जिसमें प्रेम, वात्सल्य, मातृत्व के प्रतीक रूप में वर्णन किया है। प्राचीन रोमन दार्शनिकों के साथ वार्तालाप का दृश्य भी है। ये इन्होंने अपना जीवन रोम के पोप लियो 10 की सेवा में व्यतीत किया। एक और प्रसिद्ध चित्रकार इटली के हैं वो है टाइटियन, जो वेनिस नगर के रहने वाले थे। टाइटियन, इन्होंने वेनिसियन शैली के चित्र बनाए। इन चित्रों को रोमन और स्पेनिश शासकों ने संरक्षण दिया। ये तेली चित्र थे जो बाद में अन्य देशों में फैल गए। तो इन तेली चित्रों के जनक टाइटियन है। इसके अलावा इटली के अलावा अन्य देशों में चित्रकला का विकास हुआ, जिनमें मुख्य रूप से हॉलैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। हॉलैंड में चित्रकला को विकसित किया, योगदान दिया बर्क आइक और जॉन वोन आइक। वर्क आइक और जॉन वोन आइक ने रंगों को मिश्रण में दक्षता हासिल की थी।
जर्मनी में तेलीय चित्रों को आगे बढ़ाया एल्बेकथ और होस्टोलविन। इन्होंने ड्यूरर शैली के चित्र बनाए। ड्यूरर शैली के चित्र बनाने वाले में मुख्य रूप से ड्यूरर थे, जो लकड़ी और ताम्रपत्रों पर चित्र बनाने में दक्षता हासिल की थी। लकड़ी और ताम्रपत्रों पर उनकी प्रसिद्ध ड्यूरर चित्र शैली थी द नाइट एंड डेथ। इंग्लैंड में होलविन ने व्यक्तिगत छवि चित्रों बनाने में दक्षता हासिल की। ये थी चित्रकला। इसके बाद मूर्तिकला। मूर्तिकला के क्षेत्र में हम देखें तो इटली में डोनाटेली ने रेनेसां कालीन मूर्तिकला का प्रथम प्रवर्तक था, जिन्होंने इरोजेमा डा नारनी या जेटा मेलाना का चित्र बनाया। इरोजेमा डा नारनी या जेटा मेलाना ये कांसे की एक घुड़सवार की मूर्ति है। ये रोमन काल के बाद पहली मूर्ति मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने सेंट मार्क का आदमकद चित्र बनाया। सेंट जॉर्ज की मूर्ति फ्लोरेंस में बनाई। तो डोनाटेली भी फ्लोरेंस के निवासी हैं, तो ये फ्लोरेंस का बड़ा योगदान इटली में रहा है। अगला लॉरेंज गिवर्टी, ये भी फ्लोरेंस के सेंट चर्च की दरवाजे पर नक्काशी की। इन्होंने नक्काशी की प्रशंसा में माइकल एंजेलो ने इन्हें स्वर्ग के दरवाजे बताए हैं, और इनकी जो नक्काशी की है वो लॉरेंज गिवर्टी ने की है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। माइकल एंजेलो ने स्वर्ग के दरवाजे ही नहीं कहेंगे, फ्लोरेंस सेंट के चर्च के दरवाजों की, जिनकी नक्काशी लॉरेंज गिवर्टी ने की है। नक्काशी गिवर्टी ने प्रशंसा में स्वर्ग के दरवाजे बताए हैं एंजेलो ने। ये दो प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके अलावा माइकलो एंजेलो ने खुद ने 400 मूर्तियाँ बनाई हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पिएता करुणा की मूर्ति सबसे लोकप्रिय है। ये सेंट पीटर चर्च के द्वार पर है। ये 16 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद गोद में लिए हुए माँ मेरी के साथ दिखाया गया है। डेविड और मोसेज दो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं जो संगमरमर की बनी हुई है। डेविड और मोसेज भी माइकल एंजेलो ने बनाई। अगला जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो था ल्यूकार्डला राबिया। ये टेरिकोटा मिट्टी की मूर्तियां बनाने में जोर देता था। उन्होंने टेरिकोटा की मूर्तियां बनाने के लिए स्कूलों की स्थापना भी की, एक कला संघ भी बनाया। ये थे इटली के मुख्य मूर्तिकार। अन्य देशों में जो मुख्य मूर्तिकार हैं वह इंग्लैंड में हेनरी सप्तम ने संरक्षण दिया। फ्रांस में फ्रांसिस फर्स्ट ने मूर्तिकला को संरक्षण दिया। स्पेन में फ्रेडरिक ने संरक्षण दिया, और उसने समाधि पर मूर्ति बनाने की परंपरा भी आरंभ हुई स्पेन में फर्डिनेंट के समय, और फर्डिनेंट ने अपनी पत्नी इसाबेला की मूर्तियाँ बनाई। ये था मूर्ति। इसके अलावा हम देखते हैं संगीत। सेंट एम्ब्रोस नामक पोप ने चर्च में संगीत का पहली बार समर्थन किया। चर्च में पहली बार संगीत का समर्थन सेंट एम्ब्रोस ने किया। दूसरी बार मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर ने 1524 में एक धार्मिक पुस्तक भी लिखी। ये ईसाई धर्म की पहली गीतों की पुस्तक है। ये तो गीतों के संदर्भ में काम हुआ। संगीत में पहला ध्यान जियोवेनी पैलेस्टाइन ने दिया। इटली में संगीत के क्षेत्र में जियोवेनी पैलेस्टाइन ने, और उन्होंने गीतों का संग्रह मासेस 1554 में प्रकाशित किया। इस पुस्तक का प्रसिद्ध गीत इम्प्रोप्रिया है। ये सामूहिक गीत है। ये पहली बार 1560 में गुड फ्राइडे के दिन रोम में गाया गया था। उसके बाद ये सामूहिक गीत के रूप में इम्प्रोप्रिया गाया जाता है। वैसे पुस्तक से लिया गया है, जिसका लेखक जियोवेनी पैलेस्टाइन है। रेनेसां काल में कुछ वाद्य यंत्रों का विकास हुआ, जिसमें वायलिन और पियानो मुख्य है। चर्चों में गीतों को पहली बार मुद्रण वेनिस नगर में हुआ। ये था साहित्य। इसके अलावा पुनर्जा काल में विज्ञान का भी विकास हुआ। विज्ञान में मुख्य क्षेत्र जो योगदान दिया वो है निकोलस कोपरनिकस ने, जो पोलैंड के रहने वाले थे। कोपरनिकस ने टोलेमी के सिद्धांत का विरोध किया था। टोलेमी ये कहता था
जो बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्र में पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इस सिद्धांत को एक पुस्तक में निकोलस कोपरनिकस ने लिखा, उस पुस्तक का नाम था ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन ये एक तरह से जो प्रचलित सिद्धांत था उसको एकदम उल्टा कर दिया, यानी जो सिर के बल खड़ी थी विज्ञान, उसको उसने पैरों के बल पे खड़ा कर दिया एक तरह से। लेकिन ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि चर्च ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इस सिद्धांत पर प्रतिबंध निकोलस कोपरनिकस के मरने के 200 वर्ष बाद पोप बेनेडिक्ट ने हटाया। ये वैसे निकोलस कोपरनिकस सिद्धांत देखकर ज़्यादा प्रचार विचार नहीं कर पाए, इनको लोकप्रियता ज़्यादा केपलर, ब्रूनो, इन लोगों ने दिलाई। गैलीलियो, इन्होंने केपलर जो जर्मनी का निवासी था, कोपरनिकस पोलैंड का था, केपलर जर्मनी का था। केपलर गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। इन्होंने जो कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया कि सूर्य केंद्र में पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसे गणित के से सिद्ध किया और गणित से ग्रहों की दिशा और गति का सिद्धांत भी दिया। इसने बताया ग्रह अंडाकार होते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध सिद्धांत लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया, लेकिन इन पर भी चर्च ने रोक लगा दी। बाद में ब्रूनो, जो इटली का निवासी था, उसने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया, इसलिए उन्हें इटली से निकाल दिया गया, 7 वर्ष की सजा दी गई। बाद में इटली में ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। इन कोपरनिकस के सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गैलीलियो ने किया। गैलीलियो भी खगोल शास्त्री थे, पेडुआ इटली के प्रोफेसर थे। उन्हें दूरबीन का आविष्कार किया और उसकी मदद से ये बताया कि सूर्य केंद्र में पृथ्वी चक्कर लगाती है। इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों को लोकप्रिय किया। ये अच्छा वक्ता थे। चर्च ने इन्हें भी अपराधी घोषित किया, लेकिन तब तक ये लोकप्रिय हो गया था इनका सिद्धांत। इसके अलावा कुछ विज्ञान में आइजैक न्यूटन ने योगदान दिया, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति का नियम का सिद्धांत दिया। इसके अलावा फ्रांसीसी विद्वान डेकार्ट ने डिस्कस ऑन मेथड्स पुस्तक लिखी, जिन्होंने बताया बीज गणित और ज्यामिति का दर्शन में प्रयोग किया जा सकता है। इटली के निवासी तारतेनामिया ने घनत्व का सिद्धांत दिया। स्टेव वीव इंग्लैंड ने दशमलव माप तोल मुद्रापत्ति का प्रयोग किया। विलियम गिलम्रिट ने चुंबक का सिद्धांत दिया इंग्लैंड के। और टाइको बाय ने डेनमार्क का रहने वाले थे, उनने बाल्टिक सागर में आश्चर्यजनक प्रयोग किया और कास्टल ऑन दी हेवनशाला, एक जो प्रयोगशाला है समुद्र में, वो स्थापित की। कास्टिक ऑन दी हेवंस, जो डेनमार्क और स्वीडन के बीच में है। पोप ग्रेगोरियन 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 में निर्माण किया, जिसे जूलियन कैलेंडर के स्थान पर प्रयोग किया जाने लगा। विलियम होलमोंट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आविष्कार किया, जो हॉलैंड के थे। पैसेडियम जो हॉलैंड के थे, जिन्होंने मानव शरीर पर पुस्तक लिखी। विलियम हार्म ने रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत दिया, इंग्लैंड के रहने वाले थे। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे, जिन्हें लॉन्ग टेबल का सिद्धांत दिया। ये प्रमुख विद्वान पुनर्जागरण काल में हुए, उन्होंने पुनर्जागरण काल को बड़ा समर्थ किया। इसके परिणाम ये निकला कि पुनर्जागरण काल से मानववाद का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, तर्ककला का विकास हुआ, लौकिक साहित्य का विकास हुआ और लौकिक चित्रकला, मूर्तिकला, मानव केंद्रित सुख दुख भावनाओं पर ध्यान दिया जाने लगा। मानवीय चिंतन विकसित हुए, उस कारण धर्म सुधारों की मांग हुई और धर्म में आंदोलन हुए। उसी कारण विश्व में भौगोलिक खोजें हुई
और वाणिज्यवाद का विकास हुआ और सामंतवाद का पतन हुआ। विश्व इन सब क्रियाओं के कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, जिसने साम्राज्यवाद को जन्म दिया और साम्राज्यवाद के कारण विश्व निकट आए और साम्राज्यवाद से प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और उन संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण राष्ट्र संघ और विश्व युद्धों के कारण कुछ महाशक्तियाँ का उदय हुआ, जिसमें अमेरिका और रूस प्रमुख रही। उसके बाद दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ रूस का पतन हो गया तो अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में उदय हुआ और अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने के लिए चीन और अन्य देशों ने संगठन बनाने की कोशिश की, जिसमें रूस ने उनका सहयोग किया, ईरान, और आज उसकी कड़ी में, संघर्ष की कड़ी में हम वर्तमान में देख सकते हैं कि जो नई जो समस्या आई है कोविड-19 को लेकर, जो ये मानी जाती है कि वायरस की समस्या है जो मानव जनित है, जिसमें एक ग्रुप कहता है कि अमेरिका ने विकसित की है, एक ग्रुप कहता है चीन ने विकसित की है। तो एक नई अवधारणा, नया युद्ध वर्तमान में जो ये विकसित हुआ है या ये प्राकृतिक है जो भी है, तो एक नया जो प्रभाव जो इस रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसके जो शुरुआती तत्व वो सारे पुनर्जागरण में है। ये पुनर्जागरण का विश्व में हमें प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ में ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मेरा लेक्चर सुनने के लिए।